नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज एडुटेरिया की हमारी चौथी क्लास है और इसके अंदर हम लोग जो है बिहार एसआई के लिए डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट को पूरे व्याख्या के साथ, प्रैक्टिस नंबर 4 को। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और इससे पहले वाली क्लास के लिए दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। वो निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करेगा आगे की परीक्षा के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को आरंभ करते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए इस क्लास को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? तो हेलिना टैंक मिसाइल जो है दोस्तों, यह एक टैंक रोधी मिसाइल है जो कि भारत में विकसित किया गया है। और अगर पूछ ले आपसे कि भारत में विकसित, भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको बताना है पिनाक का नाम। पिनाक जो है ये दोस्तों भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो दोस्तों वीवीआर सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, जबकि नए उपाध्यक्ष जो हैं दोस्तों ये सुमन बेरी हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, उपाध्यक्ष। और नीति आयोग जो है दोस्तों यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना जो है 2015 ईस्वी में की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो तर्कस 4 जो युद्ध अभ्यास है दोस्तों ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। इसका आयोजन दोस्तों चेन्नई में किया गया है, भारत में चेन्नई, ठीक है। और यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के मध्य प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2023 में जो दोस्तों ये किया गया तो इसका यह छठा संस्करण था, 6th एडिशन था इस युद्ध अभ्यास का। तो ध्यान में रखिएगा, इसको काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों विक्रम 5 के नाम से। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट जो है विक्रम 5 के नाम से लॉन्च किया है। इसरो की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये बेंगलुरु में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर हैं दोस्तों ये बने हैं विघ्नेश एनआर, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। विघ्नेश एनआर जो है ये भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध दोस्तों चेन्नई से है। 79वां जो अगर पूछ ले दोस्तों, 79th और 78, तो 79th जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ये प्रणेश एम बने हैं, इनका नाम प्रणेश है। और 78 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं कौस्तव चटर्जी, इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। तो 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश एनआर, 79वें बने हैं प्रणेश एम नाम है इनका, और 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी बने हैं। तो इनमें से जो भी आपसे पूछा जाए इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसके लिए दोस्तों कुल 25 खिलाड़ी का चयन किया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए कुल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अर्जुन पुरस्कार के तहत दोस्तों खिलाड़ी को 15 लाख रुपया दिया जाता है। 15 लाख की राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में, जबकि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोनों की राशि को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये है अर्जुन पुरस्कार की राशि और ये है ध्यानचंद पुरस्कार की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है दोस्तों आध्यात्मवाद से। इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और पद्म भूषण 2023 से कुल 9 नागरिकों को सम्मानित किया गया है दोस्तों, जिसमें से कि कमलेश डी पटेल का संबंध आध्यात्मवाद से है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है दोस्तों आशा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के कुल 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। इसका शुभंकर दोस्तों आशा है। आशा जो है दोस्तों एक चीता है, चीता का मास्कट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका थीम जो है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो है। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका शुभंकर है। और इस खेल में प्रथम स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र जो है इस खेल में पहले स्थान पर रहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। प्रसिद्ध पुस्तक है तुम पहले क्यों नहीं आए और इसके लेखक हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसका डिजाइन दोस्तों तैयार किया है एचसीपी प्रोजेक्ट ने। नए संसद का डिजाइन एचसीपी एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है, जबकि इसका निर्माण जो है दोस्तों ये टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, जबकि डिजाइन एचसीपी प्रोजेक्ट ने तैयार किया है। ऐसे गंभीर सवाल आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2025 तक। भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु 2025 का लक्ष्य रखा है, जबकि सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य जो है, सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये रखा गया है दोस्तों 2030। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली को। सियोल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 2022 है दोस्तों, क्षमा चाहता हूं। तो ये किया गया है टिम बर्नर्स-ली को। प्रति 2 वर्षों पर दक्षिण कोरिया के द्वारा दिए जाने वाले सियोल शांति पुरस्कार 2022 हेतु WWW के खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली को चुना गया है। 2018 में यह पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी को 2018 में इससे सम्मानित किया गया था, जबकि 2022 में WWW के खोजकर्ता हैं टिम बर्नर्स-ली, इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये दोस्तों श्रीनगर में किया जा रहा है। जम्मू के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण पर्यटन को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है? तो इसका संबंध जो है दोस्तों ये गोवा से है। ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन, 8 लेन है दोस्तों इसमें, का जुआरी पुल का संबंध गोवा से है। और इस पुल की अगर लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो इसकी लंबाई है दोस्तों 640 मीटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें 8 लेन है, 640 मीटर है, और एशिया का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का जुआरी पुल है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने व्हाटर्न Q5 री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है दोस्तों आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने व्हाटर्न Q5 री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। इस अवार्ड को दोस्तों शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है दोस्तों हाल के साथ। रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसके लिए दोस्तों कुल 667 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। और हाल की स्थापना अगर पूछ ली जाए आपसे, तो हाल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1940 ईस्वी में। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो जो आपको याद रहता है वो प्रश्न में ही पूछ लिया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में हुआ था, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों? तो जगदीप धनखड़ आए थे इसको उद्घाटन करने के लिए। प्रतिवर्ष नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और 1 से 10 दिसंबर 2022 तक चला था ये। इस महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों हमारे जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये जो है दोस्तों सुखोई 30 और मिराज 2000, ये दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जनवरी 2023 में जो है भारत के वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 जो है 2000, इसकी दुर्घटना 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुरैना में हो गई थी। स्टेट भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुआ था यह दुर्घटना। मध्य प्रदेश का मुरैना है जगह का नाम। तो यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है 2 विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, मलेशियाई ओपन 2023 पुरुष एकल के विजेता डेनमार्क के हैं दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन, इसको ध्यान में रखिएगा, डेनमार्क। महिला एकल का खिताब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अकाने यामागुची ने जीता है, जो कि जापान की हैं। ये महिला एकल की विजेता हैं और ये इनका संबंध जो है दोस्तों ये जापान से है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। इस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और 2024 में इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 2024 में जो है बांग्लादेश में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ का खिताब दोस्तों जीतने वाली है मिनसू चोई। मिस अर्थ 2022 का खिताब मिनसू चोई ने जीता है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और इनका संबंध जो है दक्षिण कोरिया से है।
साउथ कोरिया से इनका संबंध है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? तो H3N2 जो है दोस्तों, इसका संबंध इन्फ्लुएंजा से है, इसको ध्यान में रखिएगा। H3N2 वायरस का संबंध इन्फ्लुएंजा वायरस से है और इसे आमतौर पर हांगकांग फ्लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हांगकांग फ्लू के नाम से इसको जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? तो ऑस्कर के लिए दोस्तों 3 फिल्मों को शामिल किया गया। ऑस्कर 2023 के लिए भारत की 3 फिल्मों को शामिल किया गया है, जिसमें से शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में है द एलिफेंट विस्परर्स, जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है इंडोनेशिया से। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में एक माउंट मेरापी का संबंध इंडोनेशिया से है, जो कि हाल के दिनों में विस्फोट हुआ था, जिसके कारण यह चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है, बाब अल मंडेब जल संधि किसे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है दोस्तों हिंद महासागर और लाल सागर को। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हरमुज जल संधि जोड़ती है, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों, हिमाद्री है। हिमाद्री श्रेणी जो है, यह भारत की नवीनतम श्रेणी है। इसे महान हिमालय भी कहा जा सकता है दोस्तों, और इस श्रेणी का निर्माण जो है टर्शियरी युग में हुआ था। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो मोर और पूर्णा जो है दोस्तों, यह ताप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, पूर्णा, बैतून, मोर आदि जो है ताप्ती के सहायक नदी है। ताप्ती जो है दोस्तों पश्चिम भारत में बहने वाली नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का एक उदाहरण है? तो कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण दोस्तों इनमें से सभी है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सभी जो है कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। कोर इंडस्ट्रीज से तात्पर्य यह है कि जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। कोर क्षेत्र में दोस्तों कोयला, विद्युत, कच्चा तेल, इस्पात, सीमेंट उद्योग, ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है, बोडो जनजाति का निवास कहाँ करते हैं? तो बोडो जनजाति जो दोस्तों गारो पहाड़िया में निवास करते हैं। गारो पहाड़ी में बोडो जनजाति का निवास है। बोडो जनजाति भारत के पूर्वी भागों में सर्वाधिक पाया जाता है। वह मुख्य रूप से असम, मेघालय तथा मिजोरम में पाया जाता है। अमेजन बेसिन की मुख्य जनजाति जो है दोस्तों, यह बोरो है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों कुंचिकल। कुंचिकल है, जो कि लगभग 445 मीटर 445 मीटर ऊंचा है, और यह जो दोस्तों कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक राज्य में है, और नदी कौन सी है? तो नदी जो है दोस्तों वाराही है। वाराही। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो भारत में जो ज्वालामुखी उद्गम द्वीप है दोस्तों, यह बैरन द्वीप है। भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है दोस्तों, और यह एकमात्र भारत का ऐसा है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है?
तो ये है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। कुल 5 राज्य हैं, जिसमें से दोस्तों पहला राज्य है असम, फिर आता है मिजोरम, फिर मेघालय, और इसके बाद आता है त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये सभी जो है, इसमें से जो दोस्तों सबसे लंबी सीमा लगता है ये पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये जो दोस्तों मानवाधिकार आयोग, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश की संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो ये रखवाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दोस्तों 280 में इसमें कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाए, और 281 में दोस्तों 281 में 281 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक संसद के सदन के जो है पटल पर रखवाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है? तो यह है दोस्तों 1 माह के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 352 में दिया गया है दोस्तों 352। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर इस पर सदन की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों की कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो ये नियत करता है दोस्तों भारत का संविधान। संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची की प्रविष्टि 46 में इसमें दोस्तों इसके अनुसार जो है कृषि आय पर कर का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों अनुच्छेद 270 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क जो है भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित भी किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो इसने प्रस्तुत किया था 1988 में। केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन 9 जून को किया गया था दोस्तों। 9 जून 1983 को किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो ये है दोस्तों उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है, जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस पर निर्णय को रद्द कर मामले को अपने पास लेकर के पुनः सुनवाई करता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों उच्च न्यायालय में। ठीक है। अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में बाहरी और कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान है। अनुच्छेद 224 के 1 के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी कार्य के वृद्धि के कारण या उसके कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से आहरित व्यक्तियों को 2 वर्ष के अनधिक की ऐसी अवधि के लिए नियुक्त कर देगा। ठीक है। तो 224 में यह प्रावधान दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें से दोस्तों कोयला जो है यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। पवन, सूर्य की किरणें तथा बायोमास, ये जो है पवन, सूर्य की किरणें तथा बायोमास, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। 14 जून को दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2014 ईस्वी में। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी और प्रथम खेल का आयोजन जो है दोस्तों यह मुंबई में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो ये हो सकती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से। वायुमंडल के ताप में वृद्धि करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस जो है यह है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है दोस्तों लॉन टेनिस से। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट का संबंध लॉन टेनिस से संबंध है इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो इसके लिए नियंत्रक का कार्य करता है दोस्तों सेबी। सेबी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1988 में होती है, 1988 में, इसको ध्यान में रखिएगा। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी, 1992 को। इसका मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में और इसका मुख्य कार्य है प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण तथा प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनियमित और विकसित करना। दूसरा कार्य है इसका स्टॉक एक्सचेंज तथा किसी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीबीएफसी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, अर्थात हिंदी में बात करें तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए प्यूरा मॉडल अपनाने की वकालत की? तो प्यूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ने।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए प्यूरा मॉडल को अपनाने का समर्थन किया था। प्यूरा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें गलत जो है दोस्तों ये है डी नंबर का, गैबोन बंजुल नहीं होगा। गैबोन बंजुल जो है दोस्तों ये गलत है। गैबोन की राजधानी होती है दोस्तों लिब्रेविले। ठीक है। गैबोन की जो राजधानी होती है ये होती है लिब्रेविले, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी के ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ये जो है सही है। वेनेजुएला का कराकस, रोमानिया का बुखारेस्ट और बारबाडोस का ब्रिज टाउन। और बांजुल जो है दोस्तों ये किसकी राजधानी है, फिर सवाल उठता है। तो बांजुल जो है ये गाम्बिया की राजधानी है। गाम्बिया, इसकी राजधानी होती है बांजुल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो मोत्सु महोत्सव जो है यह मनाया जाता है दोस्तों भारत में नागालैंड राज्य में। हॉर्नबिल और मोत्सु महोत्सव जो है ये दोनों नागालैंड में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों राजेंद्र प्रथम के समय। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगोई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा करके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाने वाले थे कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में जो है दोस्तों 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है। जिसमें से 1 से लेकर के 12 तक जो है, 1 से 12 तक ये बौद्ध से संबंधित है। उसके बाद 13 से लेकर के 29 तक जो है दोस्तों ये संबंधित है हिंदुओं से। उसके बाद 30 और 34 जो है दोस्तों, 30 से लेकर के 34 तक ये जैन से संबंधित है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आपसे अलग अलग पूछ लिया जाए कि गुफा संख्या देकर कि ये किससे संबंधित है। तो 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध से संबंधित है, 13 से लेकर के 29 तक हिंदू से संबंधित है, और 30 से 34 वाला जो है ये गुफा जैन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो इसमें से पुराण जो है दोस्तों ये वैदिक साहित्य नहीं है। वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद जो है दोस्तों ये सभी वैदिक साहित्य हैं। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों वसुमित्र ने। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो यही वसुमित्र हैं दोस्तों जिन्होंने महाविभास सूत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो ये था दोस्तों कर्ण द्वितीय। बघेल वंश का था ये कर्ण द्वितीय, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक जो है था दोस्तों ये पेंशन विभाग को कहा जाता था। वित्त विभाग को दीवाने मुस्तखाज
मुस्तखराज कहा जाता था, दीवाने बंदगान दास विभाग को कहा जाता था, और दीवाने अर्ज जो है यह सैन्य विभाग को कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों अलाउद्दीन हसन शाह। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राज्य भाषा जो थी दोस्तों वो मराठी थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो इसमें से दोस्तों कालक्रम के अनुसार जो सही है यह है रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और चैतन्य स्वामी। तो ये सही है। रामानुजाचार्य का जो था ये 1017 से 1137 तक था इसका, 1017 से 1137। रामानंद का जो था पीरियड दोस्तों ये 1299 से लेकर के 1411 तक था। गुरु नानक का कार्यकाल जो रहा ये रहा 1469 से 1469 से 1538 तक। और चैतन्य स्वामी की बात करें दोस्तों तो चैतन्य स्वामी का जीवन काल था 1486 से लेकर के 1535 तक। ठीक है, तो इस तरह से था इनका जीवन काल। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके लिए सत्य है दोस्तों, मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, ये कथन सत्य है। दूसरा है, अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी सत्य है। और तीसरा है, गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो दोस्तों इसके तीनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये लगाया गया था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसके समय में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में। ठीक है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है अंग्रेज विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1907 ईस्वी में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। 1907 में मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची में, और 1908 वाला जो है दोस्तों यह अमृतसर में हुआ था। तो अलग अलग ध्यान में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था दोस्तों हसरत मोहानी के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया, जबकि भगत सिंह तथा उनके क्रांतिकारी साथियों के द्वारा दिल्ली की असेंबली में जो 1929 वाला बम कांड हुआ था दोस्तों, बम फोड़ते वक्त इस नारे को बुलंद किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था दोस्तों 1936 ईस्वी में। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती थे तथा महासचिव NG रंगा थे। और फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला और इसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था।
सितंबर 1920 में दोस्तों, सितंबर 1920, इसको ध्यान में रखिएगा, कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई। ठीक है। और इसका मान जो होता है दोस्तों, अगर इसका मान पूछ लिया जाए आपसे, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और जो कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था ये मान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो ये बल और त्वरण जो है दोस्तों, इसकी दिशा हमेशा एक समान होती है। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है, ध्यान में रखिएगा। जिन भौतिक राशियों के परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, बल, त्वरण, वेग, संवेग, ये सब जो है सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो ये होता है दोस्तों द्रव्यमान। किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान के गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो इसमें से दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो ये जो है नकारात्मक बल के द्वारा किया गया है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। नकारात्मक बल वह है जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण जो है दोस्तों, यह वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति का समीकरण कहते हैं और ये दोस्तों कुल 3 समीकरण है। इसमें से पहला समीकरण जो है यह है v बराबर u प्लस at, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण होता है दोस्तों s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, ये है तीसरा समीकरण। इसमें u जो है दोस्तों ये प्रारंभिक वेग है, v जो है अंतिम वेग है, v अंतिम वेग है और a जो है यह त्वरण है। तो ये 3 समीकरण है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो इसमें से जो दोस्तों Pb और Hg है, Pb अर्थात लेड और Hg अर्थात पारा, ये दोनों जो है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन सही है? तो इसमें से दोस्तों
केवल पहला कथन सही है, केवल ए। जल जो है समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये जो है सही है। हवा में ध्वनि की चाल जो होती है दोस्तों, ये होती है 343.59 मीटर प्रति सेकंड। 343.59 मीटर प्रति सेकंड, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेत और चीनी का मिश्रण किसका एक उदाहरण है? तो रेत और चीनी जो है दोस्तों, ये विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। ये एवोगाड्रो संख्या का भी मान है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो ये कहा जाता है दोस्तों इसको विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसको दर्शाने का सूत्र होता है दोस्तों 2n²। ठीक है। बोरबरी थ्योरी के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है दोस्तों, ये 2n² होती है, जहां n जो है यह कक्षा की संख्या होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में जो है दोस्तों कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। प्रोटियम जो है हाइड्रोजन का सबसे स्थिर समस्थानिक माना जाता है, और इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। मूल हाइड्रोजन के परमाणु एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा परिचालित एकल प्रोटॉन को प्रोटियम कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये नियम है दोस्तों बॉयल का नियम। ठीक है, बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात P जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, ये कहना चाह रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से दोस्तों नीले लिटमस को जो है यह लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन दोस्तों अम्लीय होता है, क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रसायन वैज्ञानिक जॉन डॉबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकित किया था? तो इसने अवलोकित किया था दोस्तों इसको, पीटी को। पीटी अर्थात होता है दोस्तों प्लेटिनम। रसायन वैज्ञानिक डॉबरेनर ने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया था तथा समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक जो है डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसकी कोशिका भित्ति जो है दोस्तों ये काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, काइटिन। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है दोस्तों रोसेला से। रोसेला से प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, जबकि
लोबेरिया, इरवेनिया और रेमेनिला आदि लाइकेन जो है ऑप्शन वाले, इसका उपयोग दोस्तों इत्र बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र कम होता है? तो ये है दोस्तों पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा उत्तकों की सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्ति युक्त होती है और मृदु कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुमुखी होती है तथा कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है दोस्तों बड़ा होता है। ठीक है, ये बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? तो ये है दोस्तों कंगारू। ठीक है, कंगारू अति अल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी पशु है जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो ये है दोस्तों शेर। शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत जो है दोस्तों ये छोटी होती है। शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन में ज्यादा समय लगता है क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, जबकि मांसाहारी में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो ये है दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण घटक है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, अतः इनकी तुलना शरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें सुमेलन कुछ इस प्रकार से होगा कि यूकेलिप्टस जो है दोस्तों यह संबंधित होगा आवृत बीजी से। साइकस जो है दोस्तों यह संबंधित होगा अनावृत बीजी से। फर्न जो है दोस्तों ये फर्न का संबंध होगा टेरिडोफाइट से। और क्लेमिडोमोनास जो है दोस्तों ये शैवाल से मतलब कि सुमेलित होगा। तो इस तरह से हमारा सुमेलन होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा बी, 1 4 2 3। अगला प्रश्न है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन होता है दोस्तों वृषण से। पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन वृषण से होता है। शुक्राणु का कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका का निषेचित करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो कवक द्वारा न होने वाला रोग है दोस्तों पेचिस। दाद, दमा, एथलीट फुट, ये सब जो है गंजापन, ये सब रोग जो होता है दोस्तों कवक के द्वारा होता है, जबकि पेचिस, मलेरिया, पायरिया, निंद्रा रोग आदि ये सब जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधों के किस भाग में स्थित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों फूलों में। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग जो है फूलों में स्थित होते हैं और इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिनके बीज जो है सदैव फल के अंदर होते हैं। ये शाक, झाड़ियां तथा वृक्ष 3 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक पर आधारित रहती है? तो इसका दोस्तों कुल मानक जो होता है ये होता है 6। ठीक है, इसमें आता है प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उसके बाद आता है उदारता, फिर भ्रष्टाचार का बोध। ऐसे टोटल 6 इसमें होते हैं, 6 मानक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है?
इसका संबंध है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना से। ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था और इस योजना में ही दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1975 में। अगला प्रश्न है, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोस्तों लॉरेंज वक्र। आय के वितरण में जो भी विषमताएं होती हैं उसको प्रदर्शित करने वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वक्र वस्तुतः आर्थिक विषमताओं का माप करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो दोस्तों हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध है। बाकी महाजन समिति जो है दोस्तों इसका संबंध है चीनी उद्योग से। भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। सरकारिया समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका निर्माण 1985 में किया गया था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 अर्थात 1985 में की गई थी। ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। जय हिंद।